नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के 24 साल पूरे होने के बाद अब उत्तराखंड सिल्वर जुबली वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन 24 सालों में उत्तराखंड की क्या दिशा रही, उसकी प्रगति की रफ्तार क्या रही, उसकी नीतियों का आम लोगों पर, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से लेकर नतीजे तक का क्या असर रहा, और जिन मकसदों को लेकर जो जल जंगल ज़मीन की जंग थी, काम, शिक्षा, नौकरी और पलायन की रोकथाम जैसे मुद्दे को लेकर जो आवाज़ें थी, उनका क्या अंजाम रहा, इन सबको जानने के लिए ये 24 साल का उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के कितने करीब रहा, उनके जो सपने थे और राज्य की जो आज की दिशा है उस पर वो कितनी साम्यता देखते हैं, इसको जानने के लिए प्रखर राज्य आंदोलनकारी हरगोविंद सिंह बोरा साहब से बात करते हैं। बोरा साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आपने उत्तराखंड की भी लड़ाई लड़ी और उत्तराखंड की जंग से पहले चंपावत को जिला बनाने की लड़ाई भी लड़ी। उत्तर प्रदेश के दौर में चंपावत जिला बना और 3.25 साल के बाद अपना राज्य, जिसकी मांग आप लोगों ने की थी, जिन उद्देश्यों को लेके राज्य की मांग की गई थी, वो कितने पूरे होते हुए इन 24 सालों में दिख रहे हैं। 25वां सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो आज उत्तराखंड में पिछली जितनी भी सरकारें यहाँ पर रही हैं, काम किया है उन्होंने, लेकिन जो हमारे जो प्लाइन का मुद्दा मेन है और हमारा जल और जंगल और ज़मीन का मुद्दा है, क्योंकि आज की तारीख में जो है पूरा उत्तराखंड में जैसे भू कानून अध्यादेश लाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हमारी जो शुरुआत में जो लड़ाई थी, जो आरक्षण के मुद्दे से जब हुई थी शुरुआत, जो हमारी हुई थी, उस वक्त जो है बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे उस टाइम आरक्षण के मुद्दे में फिर उत्तराखंड वासियों ने सोचा कि इसमें हम अपना उत्तराखंड जो है क्यों ना उसकी डिमांड करें, मांग करें। तो सारी पार्टीज़ वगैरह जैसे उत्तराखंड क्रांति दल है और भी पार्टीज़ ने उसमें कहा कि उत्तराखंड की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो यहाँ से जो प्लाइन जो रुकेगा, उत्तराखंड बनेगा, तो हमारे अपने लोग जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे, नौकरी उनको मिलेगी और बेरोज़गारी कम होगी और हमारा जो ज़मीन है उसका जो जंगल और ज़मीन है वो बचेगा और हमें मालिकाना हक मिलेगा। तो आज की तारीख में हमने देखा है कि ज़मीन हमारी ऐसी है कि आज तक फ्री होल्ड नहीं हो पा रही। कई ज़मीनें हमारी उत्तराखंड में ऐसी हैं जिसमें कई प्रयास किए गए थे, बल्कि हमने भी कई जगह का प्रयास, लोहाघाट का भी प्रयास किया था, उसमें नजूल ज़मीन जो कह रहे थे उस बात को, लेकिन वो ज़मीन कुछ कैटेगराइज अलग थी। ऐसे ही टनकपुर की ज़मीन है, ऐसी रुद्रपुर में ज़मीनें हैं जो अभी तक वो सेटलमेंट नहीं हो पाया उनमें। और वहाँ की ज़मीन तो ये थी कि वो खाम वगैरह की थी, उस टाइम जो है कृषि एग्रीकल्चर लैंड थी, जिसको बाद में जो है शासन ने नजुल घोषित करते हुए, तो उसमें हम लोगों का भी प्रयास था कि हम जो है उसमें रजिस्ट्री खर्च में, क्योंकि अन्य जगह में भी सरकारों ने रजिस्ट्री खर्च में या निःशुल्क लोगों को अलॉटमेंट किया था, जबकि यहाँ पर तो 20 से 50 साल और 100 साल हो गया लोगों को, अभी तक मालिकाना हक उनको नहीं मिल पाया है और लोगों का पैसा जमा है। ऐसी हमारी टनकपुर की व्यवस्था है, यहाँ पर लोहाघाट में भी है, पिथौरागढ़ में भी है, रुद्रपुर में। उत्तराखंड में जो लैंड सेटलमेंट का है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आज स्थिति ये होगी कि आप जो है बैंक जिससे लोन नहीं ले सकते। अगर आपके पास आपका रजिस्ट्री वाली ज़मीन नहीं है तो लोन नहीं ले सकते, व्यापार आप नहीं कर सकते, उसमें बड़ा दिक्कत का काम है। ये एक बहुत ज़रूरी कदम है, इसमें सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए आने वाले समय में। और दूसरा, जो हमारा बेरोज़गारी है, अभी सरकार बैठी है, कुछ हद तक कम हो रही है बेरोज़गारी, कुछ नए जो है अभी नियुक्तियाँ हो रही हैं, अच्छी बात है, ऐसी नियुक्तियाँ होते रहनी चाहिए आगे के लिए भी, उनमें सराहनीय कार्य है। और ऐसे ही आने वाले समय में भी जो हमारे जो पद हैं, जैसे कई पद जो है इन्होंने चतुर्श्रेणी के हैं, अन्य पद हैं, जो कई पदों को मृत घोषित भी कर दिया है, तो उनको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे शहर डेवलप हुए, आज शहर कंक्रीटिंग के जंगल बन गए, न इनमें कोई सुविधा है, जैसे सीवर लाइन की हमारे प्रॉपर मकान नहीं बन पाए, प्रॉपर शुरू से इनमें होता। जैसे पीडब्ल्यूडी पहले नोटिस दिया करती थी, अब पीडब्ल्यूडी भी आग बंद कर रखा है, दूसरे अन्य विभाग भी आग बंद करते थे, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो इसमें भी देखने वाली बात है
क्योंकि सड़कें बहुत सकड़ी हो गई है, लेकिन ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो हक हकूक़ है यहाँ पर, जैसे जंगल में हक हकूक़ है, हम लोग जैसे इमारत बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो हम लोगों को तराई के क्षेत्र में टनकपुर वगैरह डिपो में जाना पड़ता है, तो वो भी अभी पूरी तरीके से हमको मिल नहीं पाया, क्योंकि उसमें भी बड़ी कठिनाई है। अगर एक आदमी पेड़ चाहता है तो उसको बड़ी कठिनाई से आगे गुजरना पड़ता है। इसमें उत्तराखंड बनने से जो हमारे लोग, हालांकि सारे प्रशासनिक सेवा में बैठे, अच्छी बात है, लेकिन मेन जो है इसमें ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे लीडर्स हैं, उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट इसमें संभावना बनी कि उन्हीं को ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिला है। क्योंकि आम जनता के लिए अभी हमारी कल्पना थी हमारी उत्तराखंड बनाने की, वो अभी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि किसी को हम जो है ज़मीनी व्यक्ति तक वो नहीं मिल पाया है अभी जैसे अस्पताल, हमारे अस्पताल भी पूरी तरह जो है कई जगह रेफरेंस सेंसस हो गए, हालांकि सरकार ध्यान दे रही है, पैसा खर्च कर रही है। कई जगह हमारे इक्विपमेंट पड़े हैं, इक्विपमेंट अस्पतालों में लगे, उन्हें जंग खा रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक्नीशियन नहीं है। दूसरा, इसमें जो है डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है, डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं पहाड़ में। क्यों नहीं आना चाहते हैं? सरकार की उसमें बाउंडेशन करें, उनको भी आप ये करें, तो नहीं तो आपको कुछ न कुछ पनिश किया जाएगा। तो इसमें आदमी जो डॉक्टर्स वो इंटरेस्टेड नहीं रहते यहाँ पर पहाड़ में आने। हमारे इक्विपमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सरकार उसमें दे रही है, लेकिन उसका टेक्नीशियन हमें नहीं मिल पा रहे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 24 साल हो गए। जो नीतियाँ उत्तर प्रदेश के दौर की थी, जो राजनीति उत्तर प्रदेश के दौर में होती थी, राजनीतिक जो संस्कृति थी और पहाड़ की जो संस्कृति थी, उसमें क्या कोई सुधार हुआ है या राजनीति अधिक खर्चीली हो गई है? और विधानसभा बनी, साथ ही विधायकों की संख्या जो उत्तर प्रदेश के दौर की कुमाऊं और गढ़वाल में थी उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई, और वो 70 तक पहुँच गई। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के प्रतिनिधि तो करीब हुए, लेकिन राजनीति और राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक जो नीतियाँ लोगों के लिए बननी चाहिए, खासतौर पर जो सुदूर के क्षेत्र हैं, जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उनके लिए कैसे बने? और ये राजनीति में जब खर्चीली राजनीति गरीब और आम लोगों के पक्षधर राजनीति कैसे करेगी? जो पंचायती हमारे चुनाव हैं, या हमारे पार्लियामेंट के चुनाव हैं, या हमारे असेंबली के जो चुनाव होते हैं, तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि ऊपर इकाई से जो नियम कानून बनते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है, ऊपर से नीचे को आने चाहिए। जैसे ग्राम सभा में जो है पंचायत चुनाव लड़ रहा है आदमी, कोई प्रधान का लड़ रहा है, जिला पंचायत का लड़ रहा है, या क्षेत्र पंचायत का लड़ रहा है, या जहाँ भी पंचायत में भागीदारी करता है आदमी, तो हम चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट से स्टार्ट करके नीचे को करें उसको, कि छोटी इकाई में अभी ये चीज़ जो पंचायती राज की व्यवस्था है पूरी नहीं हो पाई है। कि ऊपर से जो है पार्लियामेंट में क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसे वो नहीं है, बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरे असेंबली में भी कोई ऐसा नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि भाई प्रधान के लिए हम हाई स्कूल चाहिए, जिला पंचायत के लिए इंटरमीडिएट चाहिए, एक क्वालिफिकेशन फिक्स की है आपने, तो आप शुरुआत आपने पार्लियामेंट से करनी चाहिए थी इस बात को। तो पार्लियामेंट से उसके बाद असेंबली में करनी चाहिए, तब जाके वो नीचे तबके में करनी चाहिए। और दूसरा, उनको जो 5 साल के लिए सेवा कर रहा है, ज़मीनी बहुत नीचा स्तर होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान काम कर रहा है, बहुत उसने फाउंडेशन में ज़मीन में काम करना है, तो उसको मानदेय भी मिलना चाहिए। और जैसे पेंशन वगैरह की व्यवस्था है, जैसे भी होगा वो भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो पंचायत राज का मतलब ही वही है कि प्रधान को पावर, जिला पंचायत के पास पावर, उसके बाद वहाँ पावर होनी चाहिए। आज तो सारा ब्यूरोक्रेट्स के पावर है सारी। चुनाव जो पंचायती राज की असली व्यवस्था वही हो कि आप जमीनी स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे 2 ही होने चाहिए। तो ये पार्लियामेंट से क्यों नहीं स्टार्ट किया इन्होंने, असेंबली से क्यों नहीं स्टार्ट किया इन्होंने? और कि 19 के बाद जिनका तीसरा बच्चा होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई जनप्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ना चाहता है, 5 पास है, तो उसको ये हक उनके छीन लिया गया। लेकिन वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं लागू है, वो असेंबली में क्यों नहीं लागू है? क्वालिफिकेशन है, बच्चों का क्राइटेरिया है, पेंशन का क्राइटेरिया है, ये चीज़ें जो है नीचे स्तर पर तब पहुँचेगी, तभी हम कहेंगे पंचायती राज की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और नीचे का तबका जो है ऊपर तक। और दूसरा जो प्लान का मुद्दा हमारा है, उसमें भी जो हमारे बच्चे जो है बाहर जाते हैं रोज़गार कमाने के लिए, बहुत मुश्किलात में काम होता है, गर्मी सर्दी में काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। सीट कुल निर्माण हो, यहाँ पर इंडस्ट्रियल हो। आज ये लोग जो है कोरोना के बाद उठ नहीं पाया है। जो छोटा दुकानदार है और जो मीडियम क्लास लोग हैं, वो कर्जा तो ले रहे हैं बैंक से,
लेकिन उसको रिटर्न नहीं हो पा रहा। विधानसभा के चुनावों या लोकसभा के चुनाव की तस्वीर एक तरफ, अब पंचायत के जो चुनाव है, पंचायत में जो शीर्ष पद है, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ये जो चुनाव है, इनको जो चूँकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, ये सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जी जी तो इसमें एक सबसे बड़ा खतरा हॉर्स ट्रेडिंग का है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि जैसे नगर निगम में मेयर के चुनाव होते हैं या नगर पालिका या नगर पंचायत में अध्यक्षों के चुनाव होते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ वार्ड मेंबर के भी जनता के द्वारा होते हैं और अध्यक्ष के या मेयर के भी जनता के द्वारा होते हैं, तो क्यों ना चुनाव के इस पैटर्न को बदल के जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो खरीद फरोख्त की प्रवृत्ति है, उसको रोकने के लिए, और ये जो प्रतिनिधि हैं डायरेक्टली लोगों के प्रति जवाबदेही होंगे, तो क्या इस पर क्या किया जा सकता है? शुरू से ही हमारी जनता की मांग भी रीजन कर रही है, ये डिमांड रही है कि मांग रही है कि ये डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। जैसे हमारे नगर पालिका में म्यूनसिपलिटीज़ में होते हैं डायरेक्ट चुनाव, निकाय में चुनाव होते हैं, तो वैसे ही पैटर्न पर जो है जिला पंचायत के भी चुनाव होने चाहिए। जिला पंचायत वगैरह इसके भी चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए। ब्लॉक प्रमुख के डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग से क्या होता है, खुशहाली और पैसे वाला ज़्यादा वो वाला होता है, तो उसको अपना एडजस्टमेंट कर लेता है वो। लेकिन जो एक्चुअली व्यक्तित्व है जिसका, जो समाज के लिए सोचता है, तो वो बचेगा। आदरणीय हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जो हमारे उत्तराखंड सरकार में है, उन्होंने काफ़ी पहले से पहल की है। आदरणीय सतपाल महाराज जी, एक जनता की जो आवाज़ है उन्होंने आज भारत सरकार तक पहुंचा दी है। शायद वो सफल होंगे, उसमें हमारी जनता भी सफल होगी, तो उसमें अच्छा व्यक्तित्व आगे आएगा जो काम करता है, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो। उत्तराखंड सीमांत राज्य है, चीन और नेपाल सीमा से लगा है और ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की गति बहुत तेज है। गांव वीरान है, खेत खलिहान जो लहलहाती थी जहाँ फसलें हैं, वो एक प्रकार से अब बंजर होने की स्थिति में है। खतरे दो है, एक तो पलायन हो रहा है, गांव खाली हो रहा है। दूसरा, बॉर्डर में अगर गांव खाली होंगे तो बॉर्डर की सिक्योरिटी पर भी इनडायरेक्ट पर, यानी कि तमाम एजेंसीज होने के बावजूद वो मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, लेकिन लोगों की मौजूदगी ना होना, तो पलायन को रोकने के लिए किस तरह से, जो क्योंकि वो आर्थिकी के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, तो क्या ऐसे कदम, क्या ऐसे कार्य हो सकते हैं? बहुत जैसे हमारा जो जम्मू कश्मीर एरिया है ना, जम्मू कश्मीर में फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर बॉर्डर एरिया में जो फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, JNK में जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे उत्तराखंड में भी दी जाए, हिमाचल में भी देनी चाहिए वो बॉर्डर पर। उन लोगों को जो प्लाइन हमारे जो गांव टच है वहाँ पर, उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जाए। जैसे जम्मू कश्मीर में आधार दे रहा हूँ, तो वो चीज़ें हमारे वो जितने ये हमारे चाइना बॉर्डर से लगे हैं, नेपाल बॉर्डर से लगे हैं, उनको फैसिलिटी दे तो लोग वहाँ रुकेंगे, और उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए, नौकरी में उनको प्राथमिकता दी जाए, तो वहीं उनको कहीं लोकल्स में नौकरी वगैरह या ऐसा उनको दिया जाए, कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसा प्रोडक्शन की चीज़ें उनको वहीं पर प्रोडक्शन कराए, तो तभी पलायन नहीं रुक सकता है। कोई दिक्कत है रोजगार में। उत्तराखंड का जो पर्वतीय हिस्सा है, 9 जिले पूरी तरह से पहाड़ी है, खेती है नहीं, तो उद्योगों के बगैर कैसे लोगों को काम मिलेगा, कैसे पलायन रुकेगा, और कैसे उन क्षेत्रों का विकास होगा, और कैसे उद्योग लगाए जा सकते हैं ताकि जो पर्वतीय मिजाज के अनुकूल हो, रॉ मटेरियल वहाँ उपलब्ध हो, बहुत बड़े इंडस्ट्री में MSME के पैटर्न पे लगाए जा सकते हैं। तो ये इसको लेकर क्या वैसे सरकार तो शुरू से इसमें कर रही है काम। सरकार ने शुरू में इंडस्ट्रियल एरिया जगह जगह बनाए हैं, प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन उसमें जो है उनको जो रॉ मटेरियल्स की बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर एक तो जो हमारा प्रोडक्शन है, एक तो जंगली जानवर हमारा जो है उसको हम रोकथाम नहीं कर पाते हैं, और जहाँ भी हमारे फ्रूट्स बेल्ट हैं, दूसरा कई चीज़ें हैं, तो जंगली जानवर है, जैसे बंदर है, सुअर है, हम तो ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे टूरिज़्म को हम डेवलप कर सकते हैं, दूसरा टूरिज़्म की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दें, और दूसरा जो है यहाँ सब्जी का है, वेजिटेबल वगैरह है, तो इसके लिए हमारा जो है जो अदरक यहाँ पर होता है, आलू यहाँ पर होता है, माल्टा वगैरह, ये जितना भी फ्रूट वगैरह बेल्ट वगैरह हमारी है, तो इनको डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसे अभी हमारा चीड़ा पानी वगैरह, इससे सेब वेब का अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है, तो ये हर जगह हर ग्राम सभाओं में ये जागरूक करने के लिए सरकार ने वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा, और ताकि वो जो है उसका किसान जो है उसका पूरा जो है मंडी में पहुँचाकर, और मंडी की व्यवस्था हो तो उनको रेट अच्छा मिले। हमारी फल सब्जी वगैरह वगैरह इन चीज़ों से भी हम लोग अपना रोजगार अच्छा कमा सकते हैं। जैसे डेयरी है, डेयरी को भी डेवलप किया जाए। घर से पहले सरकारों ने किया था कि बाहर से गाय वगैरह उनको उपलब्ध कराई, जो यहाँ की क्लाइमेटिक काम कर सके,
तो डेयरी भी हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है यहाँ पर, और ये सरकार इसमें मदद कर रही है लोगों की, ऐसी बात है। तो उत्तराखंड में जो 24 साल बीत गए, जो हुआ उसमें अब आगे क्या किया जाना चाहिए? जो लक्ष्य रह गया है वो तेजी से हासिल, वो मुख्यमंत्री का जिला है और मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा जा रहा है, तो ये कैसा मॉडल पूरे प्रदेश में पेश करे? मतलब कोई ऐसा मॉडल पेश करे तो उसके लिए क्या हो? माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं इसमें मॉडल जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा, जहाँ पर दिक्कतें हैं, जहाँ पर लोगों को सहूलत देनी है, सड़क वगैरह की सुविधाएं हैं, और गांव-गांव तक, हर गांव तक सड़क की सुविधाएं दी जा रही हैं इसमें। और अभी एयर कनेक्टिविटी भी इसमें अच्छी मिल रही है लोगों को, अभी पिथौरागढ़ का हो गया, जैसे हमारे यहाँ भी एयर कनेक्टिविटी चल रही है। तो मेरा एक सुझाव भी है इसमें, 25 साल पहले तो हमारा मारुति और फोर्ती का जो टॉप है, इसमें केडी जोशी जी, तो वो BRO में थे, वो लोग जो है इसमें सर्वे किया उन लोगों ने, 25-30 साल पहले की बात है, कॉलेज में थे हम लोग। तो ये जो पहाड़ी है, ये सबसे लंबी रनवे बनने वाली है। अगर इसमें दोबारा हम सरकार की तरफ, माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे, तो इसमें दोबारा उसमें सर्वे हो सकती है, क्योंकि सबसे लंबी पट्टी बनेगी। और इसमें हमारा जो है, जो हमारी यहाँ पर जो एयर फोर्सेज वगैरह है, तो एक तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारी बनेगी, और दूसरा हमारा जो टूरिज्म है उसकी कनेक्टिविटी बढ़े। आने वाले समय में भी सभी एयर कनेक्टिविटी होने वाली है, तो तभी हम जब आज सोचेंगे, आगे जाके कुछ जो है इसमें होगा। जैसे अभी पिथौरागढ़ का सरकार ने जो शुरुआत कर दी है, पिथौरागढ़ में कल 42 सीटर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरा है। ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि मॉडल जिला हमारा है, तो बीचों बीच में बहुत अच्छा पट्टी बनेगी, बहुत लंबी पट्टी अच्छी बनेगी, तो उसमें भी उनमें पहल करने की जरूरत है, क्योंकि टूरिज्म को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। जो बाहर से फिल्म सिटी का हमारा एक है कि फिल्मी सिटी यहाँ बने, लोहाघाट में, चंबू बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है और बहुत शांत इलाका हमारा, तो फिल्मी सिटी वाले भी यहाँ, क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। अगर एयर कनेक्टिविटी की सारा टीम आएगी उनकी पूरी, तो उससे हमारा बॉर्डर भी सुरक्षा रहेगी, क्योंकि हमारा जो नैनी सैनी का वो है उस डाउन उसमें है, तो सीधी जो हमारी हाइट में है, हमारी जो एयर स्ट्रिप बनेगी, तो सीधे हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी एयरफोर्स को भी काम आएगी, सेना के लिए भी काम आएगी।